नेहरू गांधी परिवार में अब कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो ना प्रियंका का नंबर आएगा ना राहुल का आने वाला। बड़ी प्रेडिक्शन कर दी आपने। 2025 में आपके हिसाब से भारत की क्या स्थिति रहने वाली है? जो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पर पूरा संदेह है। अच्छा, सवाल उठ रहे हैं। और ये सरकार 5 साल पूरा नहीं करेगी। ओह अच्छा। रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और तो इन सब चीजों में आप मुझे ये बताइए कि भारत किसी युद्ध में या किसी वॉर में इन्वॉल्व होएगा? जो सेंसिटिव जोन दिख रहा है वो बांग्लादेश। बॉलीवुड एज ए बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या हलचल होगी और आपको किस किस स्टार का क्या क्या दिखा है अभी तक या आपने देखा है वो भी बताओ। देखिए, बॉलीवुड के लिए 2025 की मिड के बाद, इसको गौर से सुनिएगा, मिड के बाद इंडस्ट्री को नुकसान होना शुरू होगा। भविष्य मालिका लिखी किसने बुक? ये अभी रिसेंटली तो किसी ने लिखा है, ज्यादा पुरानी तो नहीं है। भविष्य मालिका 5 से 6 हजार साल पहले उड़ीसा में साउथ इंडियन संतों ने, ऋषियों ने लिखी। तो आप ये मानते हैं कि जो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि कल्कि जी का जन्म हो चुका है वो सत्य है? देखिए, मैं एरा की बात अगर करूं तो कलयुग तो खत्म होने वाला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट के एक और बेहतरीन एपिसोड में। आज जो शख्स हमारे साथ हैं उनके साथ हम एक पॉडकास्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और इनका ज्योतिष को लेकर और ज्योतिष से जुड़ी हर विद्या को लेकर अपना एक अलग ही नज़रिया रहता है। इनकी की हुई बातें हमेशा या तो विवाद में रहती हैं या चर्चा में रहती हैं और इनके किए हुए कई कटाक्ष ऐसे होते हैं जो कि लोगों को दिल पे भी लग जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सुशील कुमार सिंह जी से। ये हमारे पॉडकास्ट पे पहले हमारे चैनल पे आ चुके हैं। इनके साथ हमने एक वीडियो करा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और उसका थंबनेल आपको इसी स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो आज के पॉडकास्ट में हम उनसे बात करने वाले हैं आने वाले साल 2025 में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उनकी क्या प्रेडिक्शन है 2025 की। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्ते सुशील जी। जी नमस्कार। नमस्ते सर। तो सुशील जी, पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 2025 में आपके हिसाब से भारत की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, 2025 अगर सिर्फ और सिर्फ भारत की बात किया जाए तो 2-3 चीज़ों पे फोकस। पहली बात तो इकोनॉमिक कंडीशंस। मंगल बैठा हुआ है सेकेंड हाउस में भारत की कुंडली के। सितंबर 2025 से मंगल की दशा चलेगी। प्राइम मिनिस्टर खुद उस दशा में है मंगल की। अच्छा। तो मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो पैसे का दुश्मन है। अच्छा। पैसे का दुश्मन है वो। चंद्रमा भी है। मतलब अगर 9 प्लेनेट में सबसे विलेन माना जाए तो चंद्रमा है। अच्छा। जिसको सबसे धावल और शुद्ध मानते हैं, उस पर सबसे ज्यादा दाग है। सही बात है। और वो दाग लगाता है। चीटिंग के केसेस में चंद्रमा का ही रोल होता है। हस्बैंड वाइफ स्पाउस चीटिंग। अच्छा। कमाल है। हमें तो जितने लोग आते हैं सर सब ये बोलते हैं चंद्रमा से बढ़िया वो नहीं है। हाँ। शांत वाला जी स्वभाव है। मैंने अभी पकड़ा है एक, मतलब छोड़िए उस बात को। तो मेरा कहने का मतलब, एक तो इकोनॉमिक कंडीशंस में थोड़ी दिक्कत होगी। हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा रहेगा, आम जनता के लिए ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन 3 बड़े प्लैनेट्स, 3 ही मेजर प्लैनेट्स होते हैं, शनि, राहु और बृहस्पति। शनि 29 मार्च को अपना स्थान बदलेगा। उसके बाद बृहस्पति और राहु मई में बदलेंगे। अच्छा। अब आप ये समझिए, जब 3 प्लेनेट अपना स्थान बदलते हैं तो बहुत बड़ी घटनाएं घटती हैं। तो नेचुरल, मतलब जो कैलेमिटीज़ हो वो हो सकती हैं। और वाटर चूँकि मीन राशि में आ रहा है तो, और अप्रैल में मीन राशि में 5 ग्रह बैठे हुए हैं, तो वाटर रिलेटेड कुछ होगा, चाहे उसको
जल मतलब बाढ़ हो बहुत बड़े स्केल पे, वैसे तो वर्ल्ड में तो होगा ही, वर्ल्ड में तो सुनामी आ सकती है। अच्छा, हाँ, ऐसे वर्ल्ड लोग में बन तो रहे हैं। सुनामी आ सकती है, खासकर यूएस रीजन में। तो यहाँ पे ये होगा कि नेचुरल कैलामिटीज और इसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अच्छा, वो भी दिखती है। तो जैसे सर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ की बात कर रहे हो, हमारा इस टाइम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो डावाडोल से ही चलता रहता है, हमारे देश की खासियत है ये। अगर हम स्पेसिफिकली बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें तो उसका क्या आपको लगता है 2025 के अंदर, और दो जो हमारे सबसे प्रभावशाली लोग हैं इस हिंदुस्तान के, अमित शाह जी और मोदी जी? जी देखिए, ऐसा है कि आप लोग को अगर याद हो तो 2004 के पहले 80 के बाद की जितनी सरकारें थी सब गिरती गई। राजीव गांधी की 425 की फुल मेजॉरिटी की सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने गिरा दी। बिल्कुल। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह रिजर्वेशन लागू होता है, उनको चंद्रशेखर पटक देते हैं, चंद्रशेखर आ जाते हैं। 6 महीने चंद्रशेखर जी की सरकार रहती है। याद करिए, उसी समय इराक वार हुआ था। हाँ। ईरान इराक। हाँ। अच्छा, ईरान इराक वार हुआ था, और वो साल बड़ा इम्पोर्टेंट था। उस वक्त अवधूत भगवान राम की डेथ हुई थी, ओशो का लगभग डिमाइस वही आसपास उन्हीं प्लेनेटरी पोजीशंस में हुआ था। उसके साथ बात तो आप राजीव गांधी जी, फिर राजीव गांधी के बाद राजीव गांधी तो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू डायनेस्टी के, जी, और लास्ट होंगे भी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अच्छा, तो ये इनका नहीं आएगा नंबर? नहीं, कभी नहीं आएगा। नेहरू गांधी परिवार में अब कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। तो ना प्रियंका का नंबर आएगा ना राहुल का आने वाला। तो बड़ी प्रेडिक्शन कर दी आपने कि सोनिया गांधी का तो सवाल ही नहीं उठता, जो उनके बच्चे हैं वो भी कहीं नहीं आएंगे। तो आपको पोजीशन वो खाली होते हुए इनके जाने के बाद किसकी दिख रही है? कांग्रेस से कोई भी उठ सकता है। अच्छा। हाँ, कांग्रेस में लीडरशिप में ये अध्यक्ष बन सकते हैं, ये लोग, ये परिवार के लोग, ये किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं कई बार। अच्छा, इनके परिवार में से नहीं बनेगा कोई? इनके परिवार से कोई नहीं बनेगा। कांग्रेस से मैं नहीं इनकार कर रहा। अब आप ये समझिए, इसे भाग्य कहेंगे, कुछ लोग इसे त्याग का नाम देते हैं, लेकिन सोनिया गांधी खुद प्राइम मिनिस्टर के लिए सांसदों का लेटर लेके अब्दुल कलाम के पास गई थी, राष्ट्रपति महोदय के पास। लेकिन उसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने पेच फंसाया, उनको बताया कि ये नहीं बन सकती, जो भी चीज़ें हो। फिर उन्होंने कहा कि वो त्याग कर दें, अब मनमोहन सिंह। तो उसके पीछे एक और भी स्टोरी है। उसके पीछे कई स्टोरी हैं सर जी। वो आपको भी पता है और हमें भी पता है इनकी क्या इंटरनल पॉलिटिक्स थी। खैर, हम अभी इनके बारे में नहीं बात करते, अभी हम बात करते हैं स्पेसिफिकली हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके बारे में भी। उसके बारे में भी। हाँ, जो कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, तो हम लोगों को या आपको सभी को, मतलब जनता को, तो यही लग रहा है कि ठीक है, ये भी नहीं याद है कि कोलिशन में है कौन। सही बात है। सिर्फ बीजेपी दिख रही है। करेक्ट। जो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पर पूरा संदेह है। अच्छा, सवाल उठ रहे हैं। और ये सरकार 5 साल पूरा नहीं करेगी। ओह, अच्छा। मतलब ये कोई मेरी नई भविष्यवाणी नहीं है, इसको मैंने अपने YouTube चैनल पे पहले भी डाल रखा था। ये सरकार 5 साल नहीं पूरा करेगी, और खासकर सितंबर के बाद तो मोदी जी के लिए खुद, जैसे अभी आपने देखा कि मोहन भागवत और आरएसएस ने कितना प्रेशर बनाया, और उस प्रेशर के अंदर इनको पूरा घुटनों के बल आना पड़ा। करेक्ट। एक एक चीज़ करना पड़ा, क्योंकि हम लोग जुड़े रहे हैं तो आपको मालूम है कि आरएसएस के लोग को, अधिकारी लोग जा सकते हैं, उनको जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो आरएसएस की मीटिंगों में जाएं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे निर्णय। प्रधानमंत्री ने पहली बार 10 सालों में पहली बार मोहन भागवत के लिए ट्वीट किया, ऐसा वैसा उनका प्रेस किया। नहीं, अब तो सर वैसे भी जितनी भी हमारी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसमें हर जगह आरएसएस का एक प्रभारी होता है।
गवर्नमेंट को उसके अंडर काम करते हैं जिसके अंदर? नहीं, वो तो पहले भी थे। अच्छा। लेकिन अब जो एक्टिव होंगे, और ये झगड़ा शुरू होगा जब इनका नया अध्यक्ष आएगा, इन भागवत के बाद। हाँ, सब लोग कह रहे थे कि हरियाणा चुनाव भाजपा हारेगी, करेक्ट है ना। लेकिन समय थोड़ा सा इनका बचा हुआ था। अब इसके बाद इनको ये फिर एक बार उठेंगे, और उठ चुके हैं एक बार। मतलब मोदी जी और अमित शाह मौका मिलते ही ये लोग रुकते नहीं। तो अभी योगी जी को उन्होंने 13वीं पोजीशन पे लाके डाला है चुनाव में। अब ये एक युद्ध जो लगभग 1 महीने ही रुका था, मैं इस युद्ध को 2017 से देख रहा हूँ, जब से योगी जी सीएम बने हैं। अच्छा। तो तो ये युद्ध जो रुका था 1 महीने के लिए रुका था, अब ये सीज फायर था, अब खत्म, अब फिर से शुरू होगा। तो इस सारी में मोदी जी का क्या रहेगा प्रभाव? मोदी जी के सितारे आप खुद ही देख सकते हैं कि वो खबरों में कम रहते हैं। अगर उनकी न्यूज़ आती है तो लास्ट पेज में दिखते हैं, और यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी अब उनको उतना कवर नहीं करते। तो जब इनकी मतलब जो समय इस साल चल रहा है, जो नवंबर से ही 2025 तो है ही है, नवंबर से ही इनके सितारे और डाउन होते शुरू हो गए। और जैसे आपने बोला कि सितंबर 2025 में इनका मार्स की दशा स्टार्ट हो जाएगी, उसमें क्या होगा? उसमें बहुत चीज़ें तो बताई नहीं जा सकती, लेकिन इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अच्छा। और स्वास्थ्य सिक्योरिटी इनका ध्यान रखना होगा। अच्छा। और उसके बाद इनका राजयोग मंगल की दशा में तो समाप्ति हो जाएगा, उसमें तो कोई संशय है ही नहीं। अच्छा। एक प्लस पॉइंट है मोदी जी के पास कि उनकी आयु अच्छी है। मुझे इस वक्त याद नहीं है मैंने कितना निकाला था, पर उनकी अच्छी आयु है। चलो, ये तो अच्छी बात है। और हमारे जो दूसरे हैं अमित शाह जी का है कि ये मोदी जी के बाद सेकंड पर तो हैं, पर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे कभी भी। अच्छा। तो आपने जैसे अभी योगी जी की बात करी, तो आपको क्या लगता है कि योगी जी का प्राइम मिनिस्टर बनने का कभी योग है? अभी तक जो मैंने देखा है, देखिए मैं लोगों की परसेप्शंस पे कभी नहीं जाता, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अभी तक जो मैं देखा हूँ, फिलहाल 4-5 साल 6 साल नहीं दिखते मुझे योगी ये प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। ये तो बड़ी कमाल की, कोई तीसरा आदमी आए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे भी आपने बोला कि जो गवर्नमेंट है ये गिर सकती है, तो उसके बाद कांग्रेस उठेगी या कौन सी पार्टी उठेगी? हाँ, बीजेपी का खुद का समय खराब है। अगर अभी 1-2 साल में गवर्नमेंट गिर जाती है तो फिर अपोजिशन सरकार बना सकता है, चाहे चुनाव के माध्यम से चाहे डायरेक्ट। लेकिन अगर थोड़ा सा लेट में गिरती है तो फिर बीजेपी दोबारा आ सकती है। अच्छा। इन टोटलिटी मामला डावाडोल सही है। बहुत डामाडोल। मतलब ये नवंबर शुरू हो गया है, इसके बाद सोलर इक्लिप्सेस शुरू हो जाएंगे। 29 मार्च को शनि आ जाएगा, 14 मई को और 18 मई को राहु और गुरु, ये दोनों मतलब बहुत एक पूरा का पूरा 90 डिग्री बदल गया है। तो इस बात में समझना ये पड़ेगा कि क्योंकि लीडर हमारे मोदी जी हैं, उनका ये मंगल का प्रभाव चल रहा है, इस वजह से पूरी गवर्नमेंट पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, ऑफ कोर्स, सही कह रहे हैं आप। पूरी गवर्नमेंट का ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि भाजपा का भी समय खराब चल रहा है। अच्छा। भाजपा का समय अभी खराब है, और अगला जब केतु का अंतर्दशा आएगा तो वो भी खराब है। देखिए, भाजपा ने सरकार तो बनाई है, लेकिन आप कहीं भाजपा का आकर नहीं देख पा रहे होंगे। हाँ, वो जो कहीं वो दम, वो जोश खरोश नहीं है। हाँ, आरएसएस का दिख रहा है, क्योंकि आरएसएस की कुंडली में नमदार है। आरएसएस की कुंडली बहुत ही स्ट्रांग होकर उभरी है, और जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं
वो सारे आप देखिए आरएसएस ही कर रहा है अब रिसेंट, सारे सीनियर ऑफिसर्स तो आरएसएस ही। लेकिन जो ये आज का डेवलपमेंट हुआ है, मतलब कल का, जो मोदी जी योगी जी को 13वें नंबर पे जो लाए हैं, ये पक्का है एक नए युद्ध की शुरुआत फिर होगी भाजपा में, ठीक से होगी। मतलब इधर से इन्होंने हथियार डाल दिए थे, अब इन्होंने फिर हथियार उठा लिए, तो फिर मोदी ये आरएसएस और योगी जी प्लस जो उनकी टीम है गडकरी, ये लोग फिर से इन दोनों लोगों में एक बार फिर टसल होगा। और भाजपा का जितनी बार लड़ाई होगी उतना नुकसान होगा। अच्छा। आप हरियाणा की जीत को आप ये मानिए कि एक कोइंसिडेंस मान के चल सकते हैं। बुरे समय में एक मिल गया, लेकिन समय अच्छा नहीं है भाजपा का। मेरा वोट जो है ना सर हरियाणा को ही है, मैं हरियाणा को ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मैं खुद काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूँ इन चीज़ों में। मैं खुद हैरान था कि कैसे जीते हैं ये लोग। एग्जिट पोल भी तो अलग ही बता रहे थे जीतने। एग्जिट पोल तो, पर मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे को तो और भी तरीके हैं जीतने के, पता नहीं क्या हुआ। तो चलिए, अब ये तो हमने बात करी भाजपा के बारे में, तो अभी हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं। तो वॉर लाइक सिचुएशंस है, हमें दिखता है कि पूरे वर्ल्ड में कोई किसी से लड़ाई कर रहा है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। और तो इन सब चीज़ों में आप मुझे ये बताइए कि भारत किसी युद्ध में या किसी वॉर में इन्वॉल्व होएगा? नहीं, भारत चाइना से, पाकिस्तान से या और उधर किसी कंट्री से युद्ध होना ना मुश्किल नहीं हो। अच्छा। लेकिन जो सेंसिटिव जोन दिख रहा है वो बांग्लादेश है। अच्छा। हाँ, तो भारत बांग्लादेश से युद्ध हो या मतलब एक तगड़ा संघर्ष हो, कुछ न कुछ होगा साल भीतर, एक साल के भीतर बांग्लादेश और भारत में बहुत मतलब कुछ निर्णायक होगा। जो ये जैसे वहाँ के हिंदूज को परेशान किया जा रहा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी का समय मतलब टाइम वो परसेप्शन लोगों में बुरा जा रहा है, तो शायद इसलिए किया हो। पर प्लैनेट्स ये इशारा करते हैं और वो बेल्ट 2040 तक इनसेंसिटिव रहेगी, सेंसिटिव रहेगी वो बेल्ट। समझ गया मैं। कलकत्ता, नॉर्थ ईस्ट पूरा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इवन उड़ीसा। अच्छा। तो पर डायरेक्ट किसी के साथ हमारा क्लैश होता हुआ नहीं दिखता आपको? नहीं। अच्छा। और भारत पाकिस्तान के जो हैं वो नॉर्मल रहेंगे? भारत पाकिस्तान में अभी कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं दिखता। सर अब ये हमने काफ़ी सीरियस बातें करी, थोड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि आप तो सब पढ़ते रहते हैं। बॉलीवुड, एज ए बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या हलचल होगी और आपको किस किस स्टार का क्या क्या दिखा है अभी तक या आपने देखा है, वो भी बताओ। देखिए, बॉलीवुड के लिए 2025 की मिड के बाद, इसको गौर से सुनिएगा, मिड के बाद इंडस्ट्री को नुकसान होना शुरू होगा। अच्छा। क्योंकि शुक्र की अंतर्दशा थी। अच्छा। तो शुक्र की इंडिया की अंतर्दशा में इंडस्ट्री बच गई। किससे बच गई? ओटीटी से बच गई। ओके। नहीं तो ओटीटी तो इनको खा जाता, प्लेटफॉर्म। किसी के पास समय नहीं है वहाँ जाने का, सिनेमा हॉल वगैरह में। ये तो मैं इन जनरल बातें कर रहा हूँ। सही है। लेकिन क्योंकि सूर्य की दशा शुरू होगी इंडिया की, तो उसके बाद ख़त्म होने का मंगल शुरू हो जाएगा। तो मंगल की दशा में मतलब फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा नुकसान में रहेगी। और ये हमारे बड़े बड़े सितारों ने जिन्होंने पैसे कमा लिए उनका तो ठीक है, बाकी न्यू कमर्स के लिए और जो सस्टेन कर रहे हैं इस समय, उनके लिए ठीक समय नहीं है। अच्छा, तो मतलब इन टोटलिटी मामला हिला हुआ लग रहा है आपको? हाँ, हिला हुआ, और बहुत सारे विवाद आएंगे। अच्छा। जैसे एक सुशांत सिंह राजपूत का एक विवाद आया था। हाँ। तो इस तरह के कुछ और घटनाएं घट सकती हैं, इससे बुरी भी घट सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सुसाइड मर्डर है इस तरह का, मतलब
वहाँ पे बॉलीवुड में संघर्ष दिखता है। मतलब कोई ऐसी घटना उभर के आएगी जो कि जैसे सलमान खान का इस वक्त चल रहा है। हाँ, जैसे सलमान खान का चल रहा है, तो कुछ उसी तरह का या वही घटनाएं जाके बढ़ेंगी। हालांकि सलमान खान को अभी थ्रेट नहीं है, जैसा मैं आपके पॉडकास्ट में पहले भी बता चुका हूँ। हाँ जी। अभी उनकी उम्र है, और पर वो बॉलीवुड मतलब आपस में तनातनी और विवादों में रहेगा। बॉलीवुड पर थोड़ा खतरा है, नुकसान है बॉलीवुड का। सर, अभी इनके बारे में बताते बताते मुझे याद आया, अब हमारे देश के सबसे प्रथम अभिनेता अमिताभ बच्चन काफ़ी एजिड भी हो चुके हैं, पर एनर्जी उनकी उतनी बरकरार है। उनकी कुंडली देखी आपने? हाँ, देखते रहते हैं, पर इस बीच रिसेंटली मैंने नहीं देखी है, फिर भी आप पूछिए। तो क्या उनकी कुंडली में क्या दिखाई दिया आपने जब भी लास्ट देखी थी आपने? नहीं, अब देखिए, कोई सिनेमा में या कोई फिल्म बना लें, उसमें छोटे मोटे जैसे काम हो रहे हैं, जैसे कल्कि में आए, तो इस तरह के काम भले रहें, बाकी अब उनका कोई बहुत अच्छा समय बचा नहीं है। अच्छा, उनका वक्त अभी नहीं बचा। उनके घर में ही समझ लीजिए उस पिंड में ही दोष आ गया है। वो तो सुनने में भी बहुत कुछ आ रहा है। सुनने में जो कुछ आ रहा है उस पर भी मैं बता चुका हूँ, पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में भी बताया हूँ। तो वो झगड़ा होगा दुनिया भर का उस घर के अंदर, और अमिताभ बच्चन का मतलब टाइम भी आप देखिए, मतलब थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। फिर इसके अलावा ना एक दो इंडस्ट्री का आपने देखा हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसी रहेगी 2025 में? हाँ, ये आपने सवाल बढ़िया किया। 2025 को छोड़िए, अभी मतलब जो चल रहा है समय, हाँ जी, और दिवाली में ही एक झटका लगेगा इस इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल को। हाँ। अच्छा। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बढ़िया अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, ओके। और इंटरनेट इंडस्ट्री के लिए जो ये, हाँ, एक चीज़ बढ़िया सवाल आपने पूछा। इंटरनेट के लिए मैं आपको बताऊं कि भविष्य मालिका में ये आया है कि इंटरनेट पे खतरा आ सकता है या टोटल इंटरनेट उड़ सकता है। लेकिन ये खबर एक तरह से अनएक्सेप्टेबल है कि इस तरह से होगा, और मुझे लगता है अगर होगा तो उसका शायद सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो 2-3 साल के भीतर ऐसा कुछ घटना घट सकती है। अच्छा। जैसे 2000 में सुनने में आया था, वो कौन सा एक बग सुना, याद होगा, Y2K। हाँ, कि ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा कुछ घटा नहीं उस टाइम पे। हाँ, तो ये भविष्यवाणी का ये उसमें इंटरनेट जिस भी भाषा में संकेत किया गया हो, इंटरनेट को सैटेलाइट्स वगैरह की समस्या की बात की गई थी। सर अभी आपने जैसे भविष्य मालिका की बात करी, तो उसके हिसाब से तो 2032 में प्रलय आ जाएगी और सब नष्ट हो जाएगा। नहीं, भविष्य मालिका के कई वर्जन है। अच्छा। इसमें कोई लोग 32 में प्रलय ला रहे हैं, कई लोग 40 में ला रहे हैं, पर भविष्य मालिका को अगर हम एक्लिप्सिस से मैंने स्टडी की थी, इस वक्त तो नहीं की, साल भर 1.25 साल पहले मैंने की थी, जो ग्रहण थे, ग्रहण को मैंने जोड़ा था सोलर इनसे, भविष्य मालिका से। तो ग्रहण के हिसाब से कुछ चीज़ें घटेंगी, अब करीब 18-20% भविष्य मालिका तो सच होगी। तो उसके हिसाब से तो विष्णु जी का अवतार कल की हो चुके हैं। हाँ, उसके हिसाब से हो चुका है। तो कहाँ है वो? उड़ीसा में, भुवनेश्वर में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ आप जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते। भुवनेश्वर में वो तप कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इसको मैं मिथ कहूँगा, इसे मैं मिथ ही कहूँगा कि हम लोग में थोड़ा बातें बनाने की भारतीय परंपरा में ज़्यादा है। तो उड़िया में क्या लिखा गया है, वो ना तो एक इंग्लिश वर्जन उसका अच्छा आया जो कि सभी लोग पढ़ सकें, इंडिया इंक्लूडिंग वर्ल्ड ग्लोब में पूरा, ना कोई हिंदी में आया। एक आई है तो उसका कोई मतलब नहीं, एक बुक है पतले सी, तो उसमें 25, 26, 27, 28 पे मैंने काम किया है। ये 3 साल मतलब 4 साल गड़बड़ हैं, नो डाउट, लगातार। सर मुझे तो यही समझ नहीं आता ठीक कब हुआ।
मतलब मैं तो 2000 से लेकर आज 2024 में पहुंच गए, बुरा ही सुनता आ रहा हूँ। कोई एक साल तो बता दो सर कि कौन सा अच्छा होगा। 2000 में आपको शायद 2012 याद होगा, डोम्स डे करके। हाँ बिल्कुल याद है, फिल्म भी बनी थी। उस वक्त मैंने अपने वेबसाइट में प्रेडिक्शन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वेबसाइट तो मेरी रही नहीं, तो ब्लॉग में अभी भी वो भविष्यवाणी होगी। तो देखिए, लेकिन ऐसा जो लोग बहुत जो रिसर्च कर रहे हैं, मेरी उनसी बात हुई कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि धरती में कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ था जो स्पिरिचुअली बहुत साउंड लोग हैं, उनको कुछ महसूस हुआ था। हाँ, उस फिल्म का नाम ही 2012 था। 2012 जी। इट वॉज नॉट डूम्सडे जी। अच्छा, तो उनको मतलब जैसे एक लेडी हैं, वो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, उनको सारे जो सीक्रेट्स हैं उनको कुछ मालूम रहता है। तो उन्होंने मुझसे करीब 1.5 महीने पहले बताया कि वो बैठी हुई थी और कुछ उनको मूवमेंट दिखी धरती में। अच्छा। और वो उनके पति जो खड़े थे उनको नहीं महसूस हुआ। ये बहुत ही मिस्टीरियस बात हुई, बहुत ही रहस्यमय है, पर ऐसा हुआ था। और उसी समय से कहा जाता है कि 2012 के बाद से ही दुनिया के बुरी तरफ से या आसुरी शक्तियों के बढ़ने का काम शुरू हुआ है। और अगर आप इस तरह देखें, युद्ध भले ना हुए हों बड़े बड़े, लेकिन हम आप में असुरों की संख्या बढ़ी है। जैसे आपको एक बात मैं बहुत बड़ी बताऊं, ये जो ब्रिटेन ने सब पे कब्जा किया था ना। अच्छा, वो तो आप पुराने इतिहास में। हाँ, जो ब्रिटेन में ऐसी क्या बात थी कि कब्जा किया था, आप बताइए। मतलब छोटा सा एक देश है, बिल्कुल, उससे ज़्यादा समृद्ध सभ्यताएं थी, मिस्र की थी, इंडिया की थी, उससे ज़्यादा बुद्धिमान लोग थे। ऐसा कहा जाता है कि जब लोग जब भारत की सभ्यता खासकर गुप्त पीरियड में मतलब बहुत उच्च स्तर में पहुंच चुकी थी, साहित्य हुआ, कला हुआ, संगीत हुआ, नृत्य हुआ, तो उस वक्त सिसरो ने कहा है, ये सिसरो ब्रिटिश वो भी है, उन्होंने कहा उस वक्त ब्रिटेन के लोग जंगलों में नंगे घूमते थे। उसके बाद कुछ उन्होंने ये भी बात करी कि उनको शौच का भी तरीका नहीं मालूम था, है ना। तो हुआ क्या था, उस ब्रिटेन का आज भी, मैं उस ग्रुप का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप जानते हैं, वो जो ग्रुप था उसका ओरिजिन ब्रिटेन में हुआ और उनका कनेक्शन पाताल से, जमीन से। इल्यूमिनाटी तो नहीं बोल रहे? जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उनका कनेक्शन जमीन से था। मेरी 3 बहुत महत्वपूर्ण लोगों से बात हुई जो बहुत ज़्यादा काम किए हैं, अपना लाइफ लगा दिए हैं पूरा उसी में। ब्रिटेन के मैंने उनसे पूछा पाताल, मैंने कंफर्म करिए पाताल मतलब यूएस, क्योंकि बचपन में सुनते थे कि इंडिया को अगर नीचे जाए तो ऐसे करके वो फिर यूएस में पहुंच जाएगा, है ना। अच्छा, आप उसके हिसाब से बात कर रहे हो? जी, ग्लोब के हिसाब से कहा जाता था, एक तीली डाली जाए तो सीधे यूएस में आएगी, यूएस में, तो इसलिए उसको पाताल। और कहा कुछ नहीं, पाताल मतलब पाताल, जमीन के नीचे असुर जो रहते थे उनकी शक्तियों का प्रयोग करके ब्रिटेन ने ये काम किया। यूपीएससी की तैयारी के समय मैंने बिपिन चंद्रा, लोग पढ़ते हैं उनकी हिस्ट्री की बुक, उसमें थोड़ा सा जिक्र है कि ये लोग तिब्बत के लोगों से कनेक्टेड रहते थे। तो हमको आपको मतलब पिछड़ी सोच के का बता करके खुद ये लोग इस तरह का काम करते थे जो हम आज तक नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो आसुरी शक्तियाँ थी वो असुर आज भी कनेक्टेड हैं। अब ये है कि उसका फॉर्म बदल गया है। कुछ 14 यहूदी लोग जो हैं वो लोग हैं जो बैंक, रिजर्व बैंक चलाते हैं, सारे बैंक जिनके हैं, और यूएस का भी उसमें कनेक्शन है। वैसे भी सर ब्रिटेन तो शुरू से ही विचक्राफ्ट और इन चीज़ों में बहुत पुराना रहा है। देखिए, विचक्राफ्ट तो एक दिखावा था। अच्छा, विचक्राफ्ट एक दिखावा था, लेकिन उसके अलावा जो काम करते थे वो, जैसे
आपने एक नाम सुना, 1.5 फुटिया का नाम सुना है कोई? नहीं। अच्छा, गूगल करिएगा, बहुत बढ़िया फोटो आता है। 1.5 फुटिया? 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया, हाँ, जो छोटे 1.5 फुट वाला 1.5 फुट। हाँ, 1.5 फुट के जो लोग हों 1.5 फुटिया कहे जाते हैं। तो वो मानव या इंसान नहीं है, वो प्रेत हैं, राक्षस हैं। अच्छा, ठीक है, वो तंत्र के सहारे उनको कंट्रोल किया जाता है। सिद्ध किया मैं जाता है। अरविंद केजरीवाल या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, और इससे ज़्यादा इशारा भी नहीं करूँगा, लेकिन आपकी दिल्ली में 1.5 फुटिया का प्रयोग हो रहा है। इससे बुरी स्थिति में हम लोग कभी नहीं थे। तंत्र से फाइलें निकलवाई जा रही हैं 1.5 फुटिया से, और उनको जलवा दिया जा रहा है। वो समझी नहीं मैं बताता हूँ। 1.5 फुट। इज काइंड ऑफ अ जिन। अच्छा, उनको सिद्ध करके। देखिए, 1.5 फुटिया जो तांत्रिक होते हैं, बहुत उच्च स्तर के, उच्च स्तर का मतलब घिरे हुए, वो पैदा करते हैं। जैसे वो कहेंगे तो हाजिर हो जाएगा 1.5 फुटिया, बताइए क्या करना है। यहाँ से इस तरह उड़ा, यहाँ से इस तरह उड़ा। तो 1.5 फुटिया को मैंने कहीं सुना, किसी ने बताया कि 30 करोड़ 40 करोड़ में कुछ दिनों के लिए किराए पर लेते हैं लोग। जब भारत की जनता जब पेट भरना सी, उसका पेट भर जाता है तो नई घटना शुरू हो जाती है, वो विपन्नता में ही रहती है। इनका अलग ड्रामा चलता रहता है। तो एक बड़े नेता हैं, इशारा काफ़ी है, उनके कुछ राज थे कुछ ऐसे, तो वो फाइलें जाके 1.5 फुटिया ने जला दी। अच्छा, दिल्ली में 4 ऑफिसेज में वो फाइलें जलाई गई। अच्छा, और उनके पास 9 1.5 फुटियाँ हैं आज के डेट में। अच्छा। तो कुल मिला के एक हिसाब से देश कहीं न कहीं वही चला रहे हैं। तो आपका कहने का ये मतलब है कि इस देश पे असुरी शक्तियों का ही बेसिकली बहुत सही राज शब्द है। आपने प्रयोग किया। हम मतलब मैं सरकार वगैरह को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली हम असुरों से शासित हो रहे हैं। और अब जो 2025 का समय आएगा, असुरों के लिए वो मतलब उनका बुरा समय आ रहा है। अच्छा। असुर के खिलाफ तो हो सकता है कल की जैसा कोई चीज़ हो, भगवान कल की अवतार ने, लेकिन हम असुरों के इम्पैक्ट में हैं पूरी तरह से। तो आप ये मानते हैं कि जो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि कल्कि जी का जन्म हो चुका है, वो सत्य है? देखिए, मैं एरा की बात अगर करूं तो कलयुग तो खत्म होने वाला है। क्यों? कलयुग तो अभी कितने ही साल हुए हैं, 5000 साल पहले ही अभी महाभारत हुई थी, तो वो तो 4.5 लाख, ये बताइए 4.32 लाख ईयर्स है। अगर 4.5 लाख साल होता तो महाभारत भी तो 4.5 लाख पहले हुई होती। 4.5 लाख साल, और 4.5 लाख साल पहले रामायण हुआ होता। महाभारत का एज फिक्स हो गई। अब एकदम साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गया है कि महाभारत की घटना 5000 5,500 साल पुरानी जी। इसी तरह रामायण का प्रूफ, बिल्कुल प्रूफ है। नीलेश ओक की बुक पढ़िए आप, और आदि सत्संगी की बुक है। वो रामायण 14,000 वर्ष पुराना है। तो जो भी हमारे युग थे, चारों युग, जिनको 4-4 लाख 4.5 लाख साल के बताया गया कि 4.5 लाख साल का होता है, वो एक्चुअली 5 से 6 हज़ार साल का होता है। अच्छा। तो इसीलिए मैं ब्लाइंडली भविष्य मालिका को डिस्कार्ड नहीं कर रहा कि ये बेकार है, गलत है, क्योंकि युग तो पूरा हो रहा है। अब कुछ संत हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग उसी पर चल रहे हैं 4.5 लाख साल, 4.5 लाख साल, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है। हाँ, ग्रंथों में, लेकिन उन्हीं ग्रंथों में 33 करोड़ देवता भी लिखे हैं। सही बात है। हो जाके 33 कोटि हो गया। तो ये है कि कलयुग अपनी समाप्ति पर है, नो डाउट इसमें, और कई शोधों के हिसाब से 2040। तो भविष्य मालिका लिखी किसने बुक? ये अभी रिसेंटली ही तो किसी ने लिखा है, ज्यादा पुरानी तो नहीं है भविष्य मालिका। भविष्य मालिका 5 से 6 हज़ार साल पहले
उड़ीसा में साउथ इंडियन संतों ने, ऋषियों ने लिखी ताड़पत्रों पे। अच्छा। जो भी ज्योतिष है, विज्ञान है, वो सब ताड़पत्रों पर लिखा गया था। भविष्यवाणी का अब जाके 2.5 साल पहले, भविष्यवाणी का 2.5 साल पहले चर्चा में आई, तब जब कुछ लोगों ने उसे ताड़पत्रों से निकाल के उड़िया भाषा में लिखना शुरू किया। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी वो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है और हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है। अच्छा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मतलब अंग्रेज या जर्मन और यूएस वाले ये लोग लगे हुए हैं उसको जानने में। अच्छा। और काम कर रहे हैं। और वो किन ऋषियों ने लिखी उसका नाम भी अभी नहीं पता। हाँ, ऋषियों का नाम नहीं मालूम। देखिए, वैसे तो हमारे सप्त ऋषि थे, जैसे वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए, अगस्त्य हो गए, तो वो उड़िया ऋषि थे। अच्छा। मतलब इस लेवल के, जैसे ये इन ऋषियों ने जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वशिष्ठ की, विश्वामित्र की, अगस्त्य की, ये लोग ज्योतिष की रचना किए थे। अच्छा। है ना। नाड़ी ग्रंथ जो थे इन्हीं सब के द्वारा लिखे गए, प्रतिपादित किए गए। भविष्यवाणिका को उड़ीसा के ऋषियों ने लिखा था और मिनिमम 5,000 साल पुराना है। मतलब जब महाभारत खत्म हुआ, बस वही टाइम कलयुग की जब स्टार्टिंग हुई। जी। अगर आप देखें तो ज्योतिष का हमेशा कनेक्शन रहा है और इनमें महाभारत में ज्योतिष का पूरा उल्लेख है। रामायण की ज्योतिष थोड़ी सी डिफरेंट थी। और जैसे गुड़ मिलान है, इस पर कभी किसी पॉडकास्ट में विस्तृत चर्चा कर लेंगे। गुड़ मिलान सबसे फेक कॉन्सेप्ट है। 36 गुड़ मिला लीजिए और मैंने कम से कम 15 लोगों की कुंडली, ज़्यादा तो नहीं मैं बताऊंगा, 15 लोगों की कुंडली देखिए, उनका 33-34 मिल रहा था, सबकी दूसरी तीसरी शादी हुई। अब सुनिए, रामायण में क्या था? रामायण में ये था कि सूर्य उत्तरायण में हो शादी हो सकती है, बस कुछ भी नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, इवन शुक्र अस्त भी नहीं देखते थे। तो ऐसे क्यों बोलते हैं कि राम और सीता जी की 36 के 36 गुण मिलते थे? बोलते हैं ना, पर कहीं नहीं लिखा है। अच्छा। ऐसा कहीं नहीं है। अच्छा। ना यहाँ पर तुलसीदास की रामचरितमानस में है और ना रामायण में। सबसे बड़ी बात, जब तुलसीदास लिख रहे थे, गौर से सुनिएगा, अकबर काल में तुलसीदास जेल में थे। वो कुछ दिनों के लिए थे, वो तो वैसे ही थे। तुलसीदास जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो ये 36 गुण तब तक नहीं आया था। अच्छा, तो ये कहाँ से आया? बाद में आया, लोगों ने बनाया। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये के.एन. राव सर ने खुल के कहा है कि इसको मत फॉलो करो, ये डेड कॉन्सेप्ट है, ये कुछ किसी महत्व का नहीं है। कुंडली मिलान करना है तो अलग से दोनों कुंडलियों को मिलाइए, वर की संभावित वर, संभावित वधु की। इसमें क्या होता है, नक्षत्र के एक चरण से उसके नक्षत्र के एक चरण को, मतलब फेज ऑफ नक्षत्र कॉन्स्टलेशन और उनका एक कॉन्स्टलेशन, तो नक्षत्रों का मिलान होता है जो बहुत वेग है। अच्छा। ठीक उसी तरह जैसे राशियां पढ़ते हैं हम लोग। मतलब या तो उनको एक कंप्लीट कपल या एक कंप्लीट जोड़ा दिखाने के लिए उनके 36 के 36 गुण लिख दिया गया कि ताकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज दिखें। नहीं, डॉक्टर राजवली पांडे ने, हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने लिखा कि ये ऐसे ही शगल है जैसे काल सर्पयोग आज के करीब 50-60 साल पहले बनाया गया, उसी तरह किसी को सूझा, ये भी काम कर दिया। अच्छा। बनाया काल सर्पयोग मैंने तो पूजा भी कराई थी। काल सर्पयोग के लिए सबसे बढ़िया मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, काल सर्पयोग वाई सच फ्राइट, काल सर्पयोग वाई सच फ्राइट करके एक के.एन. राव सर की बुक है। काल सर्पयोग
इतना डर क्यों करके, ऐसे कुछ हिंदी में बुक है, मुश्किल से 25-30 पन्ने होंगे, कोई भी जाके पढ़ लेगा, अपने आप समझ में आएगा कल सर्पयोग क्या है। सर एक चीज़ का और जवाब दे दो, 2025 के बारे में ही बात हो रही है। 2025 में ज्योतिष में ये जो अभी पिछले काफ़ी टाइम से लोग रेमेडीज देते रहते हैं, आप कोई रेमेडी देना चाहोगे दर्शकों को? देखिए, रेमेडी के मामले में ये थोड़ा कॉन्सेप्ट विवादित हो जाएगा, लेकिन अगर इसी तरह रेमेडीज दी जाती रही तो ज्योतिष का भी नुकसान होगा। अच्छा। और ज्योतिष पर लोगों का भरोसा भी कम होगा। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, अब इसकी लाल किताब में रेमेडी है कि यहाँ जाइए, इसका वो करिए, कांसे का बर्तन लीजिए, ऐसे करके 20 उदाहरण है। लोग कहते हैं कि बीमार आप नहीं पड़ेंगे, एक बार हॉस्पिटल हो आइए पहले ही। तो क्या आप ईश्वर की इस रचना को मूर्ख समझते हैं? कि मतलब उसको आप बेवकूफ़ बना के भाग लेंगे कि देखिए मैं हॉस्पिटल से हो आया, मुझे मत डालना वहाँ पे। टोटका बोलते हैं ना, टोटका बोलते हैं। तो सर आपके हिसाब से रेमेडीज कोई भी काम नहीं करती? रेमेडीज जो सात्विक लोग हैं, पूजा पाठी लोग हैं, उसमें विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, नारायण कवच, हनुमान चालीसा, राम का नाम, भगवान कृष्ण की भजन या उनका नाम लेना या भजन करना। भजन से देवता, ऐसा कहा जाता है कि घर में अगर भजन हो तो देवता नाचते हैं। सही कह रहे हो। इतना बढ़िया। ये सब मंत्रों का उपचार है और इससे कोई भविष्य बदल जाए ऐसा नहीं होता। जो सात्विक लोग हैं वो अपनी जान मान बचा सकते हैं किसी लेवल से। अच्छा, हाँ, मतलब जो लिखा है वो तो लिखा है, वो तो वैसे भी होना है, लेकिन जो रेमेडीज देते हैं कि आप धन नहीं आ रहा है या कलेश है घर में तो वो ठीक हो जाएगा उन रेमेडीज से। तो कलेश का तो बात ही छोड़िए, कलेश का उतना रेमेडी नहीं आ रही। धन की मैं करीब 2 सालों से, जब से ये पॉडकास्ट का वो शुरुआत हुआ है, 1.5 सालों से इतनी रेमेडी आ गई है धन की, और कोई एक आदमी मुझे मिल जाए जो बता दे मैंने ये किया और मेरा काम हो गया। पर कोई जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको सैलरी ही मिलेगी ना। हाँ, सही बात है। या तो आप वहाँ से कोई डकैती करे तो मिलेगा। तो धन लक्ष्मी का योग होना चाहिए उस कुंडली में, वो साफ साफ दिखता है। नहीं तो कोई धन को, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का कोई मंत्र आपने पढ़ा हो कभी? बिल्कुल पढ़ा है। श्री सूक्त हमारे वैदिक सूक्त है, धन के लिए कहा गया है। श्री सूक्त वैदिक है तो वैदिक तो उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, आप दिवाली में पढ़िए, रोज शाम को पढ़िए। क्या मंत्र है वो? श्री सूक्त करके पाठ है, पाठ होएगा ना, बुक हुई छोटी। श्री सूक्त, श्री सूक्त, श्री सूक्त, ओके। ये वैदिक का है। उसके बाद भगवान शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की। हाँ, कनकधारा स्तोत्रम। हाँ, कनकधारा स्तोत्र ये हुआ। ये धन के लिए अच्छा माना गया है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में, नाड़ी में 3 चीजें बताने पर कहा गया, बहुत बुरी स्थिति में बताना चाहिए 2 चीजें। एक तो आदमी की किसी को जबरदस्ती उसकी मृत्यु नहीं बतानी चाहिए कि उसके कान में कह के भाग गए आप, अब वो परेशान। पूछे तो बताइए, बहुत ज़रूरी हो तो बताइए, आप आपकी मर्जी। लेकिन दूसरा, किसी की गरीबी नहीं बताना चाहिए। अच्छा। और जिस विद्या का मैं प्रयोग करता हूँ उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन ग्रहों में आदमी जीवन भर धन के लिए तरस जाएगा, उसको धन नहीं आना। और रेमेडी के मामले में नाड़ी स्पष्ट है, बिल्कुल नो रेमेडी। पराशर जी ने बताया है, रत्नों का कोई विशेष वो नहीं है। लेकिन जैसे पराशर जी ने बताया, तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ,
मैं शुरू से इस पर रिसर्च किया, लोगों की अंगूठियों पर, जो 20-20 साल से लोग अंगूठियां पहनने को तो मैं भी एक पहना हूँ, आपने भी पुखराज पहना हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है, बॉडी के ऊपर कुछ सोना होना चाहिए, मैंने इसलिए पहना। दूसरी चीज, जो बृहस्पति है वो भाग्य का ग्रह होता है, तो इन जनरल कोई भी पुखराज पहन सकता है, ठीक है। बाकी रत्न नुकसान तक कर सकते हैं, ठीक है। तो रत्न ये जो भी बताते हैं लोग, इनका सबका कमीशन फिक्स होता है, जैसा कि मेरे गुरुजी बताते थे, सबका कमीशन फिक्स होता है। वो जो लिख देगा, आप कहीं भी जाएंगे वो कट जाएगा, उनका कट मिल जाएगा उनको। सर ये तो बड़ी नई बात आपने बताई कि रेमेडीज बिल्कुल काम नहीं करती हैं। जी नहीं, रेमेडीज में मैंने जब बताया नहीं, जो अगर सात्विक लोग हैं तो उन पर ये मंत्र वगैरह काम करते हैं, लेकिन वो धन के लिए नहीं करेगा। ये कर दो, इस जगह पे ये रख लो, ये सब काम नहीं करता। बताऊं, धन के लिए एक कॉन्वोलेक्सा करके पूरी स्टोरी खत्म हो गई। अब तो लोगों को कॉन्वोलेक्सा भूल भी गया होगा। उसके बाद आया कॉन्वोलेक्सा के बाद आया वो दूध डाल के फ्रिज में रखना, है ना। अगर वो ऐसे करके जितनी भी रेमेडी आई, अब तो ऐसा हो गया कि ऑडियंस कम मिल रहे हैं, तो लोग रेमेडी अब धीरे धीरे कम बता रहे हैं। नंबर लिखना, हाँ, हाथ में नहीं, यहाँ कहीं पे रंगना उंगना भी बताते हैं, हाँ, यहाँ रंग दीजिए, वहाँ रंग दीजिए, नंबर लिखना। तो ये तो अभी आपने बताया, पर ये बताइए कि वास्तु शास्त्र में जैसे बोलते हैं रेमेडीज कि आप इस कॉर्नर पे अगर ये कलर रख देंगे या ये चीज रख देंगे उससे धन आ जाएगा, तो वो भी नहीं काम करता? नहीं, देखिए कैसे काम करेगा, मेरी बात सुनिए। वास्तु के अकॉर्डिंग आपने मकान बनाया तो वो एक तरह से ऑलरेडी फिक्स था कि आप इस तरह बनाएंगे। अगर मान लीजिए आजकल कितने वास्तु घूम रहे हैं लोग, मैं उनकी विद्या पर कोई नहीं, वास्तु तो रामायण काल में भगवान राम ने वास्तु किया था, वास्तु में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने नॉर्थ के कोने, नॉर्थ को और साउथ ईस्ट को, ठीक है, खूब बढ़िया मजबूत कर लिया। जितनी चीज़ें हैं, भल्लाट देवता पर मैंने भी वास्तु मैंने पूरी पढ़ी है, वास्तु करता भी हूँ, लेकिन आपने वहाँ पे नॉर्थ में रख दिया जो अपॉर्चुनिटी लाता है, जल तत्व है, साउथ ईस्ट में रख दिया, उसके बाद धन आ ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये बताइए, इसकी वास्तु की छोड़िए, हर दिवाली लोग झाड़ू लाते हैं, धनिया लाते हैं जी, है ना, झाड़ू धनिया सब कुछ लाते हैं, तो फिर दिवाली के नेक्स्ट डे से ही परेशान क्यों रहते हैं? थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा, तभी ज्योतिष और ज्योतिषी और उनके लोग बचे रह पाएंगे। नहीं तो जिस स्पीड से लोग रेमेडीज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बस इसको करो तुरंत। कुछ लोग तो डेट बताते हैं 21 दिन के भीतर आपके पास पैसा ही पैसा। तो कहने का ये मतलब है कि सात्विक तरीके से मंत्र जाप करें, वही आपका भला करेगा। जी बिल्कुल भला करेगा, ईश्वर आपका, देवी देवता आपका साथ देंगे। और मेरा मानना है कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो हनुमान जी की उपासना करें, और नॉनवेज खाते हैं तो थर्सडे को और वेडनेसडे को और संडे को ना खाएं। वेडनेसडे संडे को ना खाएं? हाँ, जो हनुमान जी की तपस्या कर नहीं। अच्छा, कोई भी अगर तो हमें तो बोलते हैं मंगलवार नहीं खाना चाहिए, थर्सडे नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल कहते हैं। पूरा नॉर्थ इंडिया में यही है, साउथ में भी होगा। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है जी। वेडनेसडे भगवान विष्णु का दिन है, उस दिन नहीं आपको खाना है, और संडे सूर्य का दिन है। इस पूरे सृष्टि में सूर्य को सबसे पवित्र ऊर्जा मानी गई है, इसलिए कहा गया कि अगर बच्चे का सूर्य स्ट्रांग करना है, उसको नॉनवेज से दूर रखिए। किसी को आईएएस बनाना है, मतलब आईएएस बनाना तो तय है, ऐसा तो नहीं कि हम आप बना देंगे उसको। तो किसी को आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई जो चीज़ है आप कुछ नहीं पूछे तो इसमें 2 काम है। संडे को नॉनवेज नहीं खाना है
और ईस्ट साइड को बिल्कुल सुरक्षित रखना। ये रेमेडी नहीं हुई, ये तो मैं बता रहा हूँ, मतलब रिस्ट्रिक्शन दे रहा हूँ। ईस्ट साइड अपना साफ रखिए और भगवान राम का ध्यान रखिए। अब लोग कहेंगे मुस्लिम क्या जो IAS होते हैं भगवान राम का ध्यान करते हैं? कहीं ना कहीं राम की कृपा रहती है। राम राजा हैं, राम सूर्यवंशी हैं, और सूर्य का गवर्नमेंट और जितनी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, सिविल सर्विसेज हैं और मतलब बड़े पद हैं राजनीति में, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब सूर्य से गवर्न है। और अगर आदमी संडे को नॉनवेज खाएगा तो वो पवित्रता नहीं रह जाएगी जो सूर्य मांगता है। सर, आप इतनी सारी बातें करी हमने, इंटरनेट के बारे में भी आपने बताया कि कोई एक बग आएगा। अब जैसे यूट्यूब है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, इसमें भी स्टार्स हैं, लोग एक दूसरे को अब जानने लग गए हैं, यूट्यूबर्स को भी। सो इसका क्या भविष्य दिख रहा है आपको 2025 में? 2025 में यूट्यूब पे कोई खतरा नहीं है। अच्छा। और इवन 2026 में भी नहीं है ऐसे। अच्छा। और जो इंटरनेट पे खतरा आएगा तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, उसका तोड़ निकालने तो निकलेगा ही। और फिर ये ज्योतिष नहीं बताई है इंटरनेट वाली बात, ये भविष्यवाणिका ने बताया है। अच्छा। और शायद बाबा वेंगन जो एक उन्होंने भी कुछ बताया है ऐसा सच, ब्लाइंड है जो। हाँ, तो वो थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी हैं कि उनकी भविष्यवाणियाँ कम से कम नास्ट्रादामस की भविष्यवाणी से तो अच्छी। नास्ट्रादामस वाज द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, लेकिन वो गलत कहाँ हुई जब उनको गलत किया गया। जो भविष्यवाणी उन्होंने की ही नहीं, अमेरिकी की गवर्नमेंट उसको जोड़ती गई अपने फायदे के लिए। नहीं तो नास्ट्रादामस मतलब भविष्यवाणी मतलब नास्ट्रादामस। तो सर, हमने बहुत बातें करी आज भविष्य मालिका पे, तो मेरे को लगता है आपके साथ एक पॉडकास्ट पूरा करना पड़ेगा। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। और मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गाइज प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए इस वीडियो को अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करना इस वीडियो को ना भूलें। सब्सक्राइब का एक बटन होता है, प्लीज़ आप उसे प्रेस कीजिए, इसका मतलब होता है कि फॉलो करना है। तो चलिए, मैं और कबीर आपसे इजाज़त मांगते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ। कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट। और जैसे मुग्धा ने बताया था, जो सुशील जी के साथ हमने पहले पॉडकास्ट किया था, उसका थंबनेल और उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। आप वो एपिसोड भी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द स्पॉटलाइट।